शुरू करते हैं। रूस पर पुनः हमला। फ्रांस अभी तक भी रूस से मित्रता का संबंध बनाए हुए था, किंतु फ्रांस ने रूस का बाजार फ्रांसीसी माल के लिए फिलहाल बंद कर रखा था। रूस ही नहीं, फ्रांस ने इंग्लैंड व स्पेन से आयात व निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। उसके उद्योग बुरी तरह हालात में थे। नेपोलियन ने रूस पर हमला करने की योजना बनाई तो फ्रांस के मंत्री ने फ्रांस की वित्तीय स्थिति को पहले की तरह बनाने के लिए शांति व्यवस्था को आवश्यक समझते हुए नेपोलियन से आग्रह किया। फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही है श्रीमान। बार बार युद्ध होने से शांति व्यवस्था भंग होने के साथ ही देश की वित्तीय व्यवस्था का भी बुरा हाल है। इस पर नेपोलियन ने उसे सख्त स्वर में कहा, यह सच है कि हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है, किंतु इतनी बुरी दशा में भी नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए युद्ध का खर्च वहन न कर सके। फ्रांस की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ही युद्ध करना आवश्यक हो गया है। नेपोलियन ने जब इटली से फ्रांस में धन भेजा था, तब ऋण में डूबे निदेशालय को इसकी आवश्यकता थी। उस दौरान नेपोलियन ने एक प्रतिनिधि तथा एक शासक के रूप में युद्धों से धन कमाया था, परंतु जब बंदरगाहों पर माल के आयात निर्यात पर खुद ही नियंत्रण लगाने की वजह से फ्रांस सर्वाधिक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, पहली बार फ्रांस को 5 करोड़ फ्रैंक का घाटा हुआ था। नेपोलियन रूस से युद्ध करके पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ स्थिति बनाना चाहता था, क्योंकि उसे इससे नए बाजारों की आशा थी। अतः उसने अस्थायी उपाय के रूप में अप्रत्यक्ष कर व एकाधिकारिकता शुल्क लगाने में कोई गलती नहीं की थी। उसके विचार से उसकी जीत निश्चित थी। वह बड़े उत्साह से वाणिज्य सेवाओं के संबंध में अपनी योजनाएं प्रस्तुत करता हुआ बोला, इंग्लैंड ने बंदरगाहों पर माल की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर अपने ही देश को किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचाया है। उसने हमें सिखाया है कि अपने उत्पादों की बिक्री कैसे की जाए। 2 वर्ष में यूरोप अपनी जनता के भरण पोषण के लिए खुद ही नए साधनों को खोज लेगा। हमारे पास जल्दी ही पर्याप्त मात्रा में चुकंदर की चीनी का स्टॉक हो जाएगा तथा हमें गन्ने से बनी चीनी की जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं अपने देश में केवल 90 करोड़ राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त करता हूँ। से 30 करोड़ को अलग करके ट्वेलरेज के खजाने में जमा किया जाता है। फ्रांस का बैंक चांदी से भरा पड़ा है, जबकि इंग्लैंड के पास कुछ भी नहीं है। तिलसित की संधि से मैंने क्षतिपूर्ति के रूप में 1 अरब फ्रैंक से अधिक प्राप्त किए थे। ऑस्ट्रिया दिवालिया है। इंग्लैंड तथा रूस भी जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। केवल मेरे पास धन है। नेपोलियन ने अपनी बात बड़े आत्मविश्वास से कही थी, किंतु वित्त मंत्री नेपोलियन की बातों से सहमत नहीं था। उसे खजाने की स्थिति का पता था। नेपोलियन अहंकार में भरकर जितना बढ़ चढ़कर बोल रहा था, वह जरा भी सच नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसने धन एकत्रित नहीं किया था, परंतु वह सारा धन युद्धों की भेंट चढ़ चुका था। अब फ्रांस के खजाने में इतनी शक्ति नहीं बची थी जिससे नेपोलियन पुनः अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सेना के निर्माण में खर्च कर पाता। निर्देश व आदेशात्मक स्वर में नेपोलियन ने घोषणा की, रूस के साथ युद्ध आरंभ होने से पहले प्रशिया को खंडित कर दिया जाएगा। नेपोलियन इस बात से अनभिज्ञ था कि प्रशिया रूस का मित्र राष्ट्र है तथा एक गुप्त संधि में जार ने फ्रेडरिक विलियम को अपनी सहायता का वचन दिया है। 1812 के आरंभ में कैपुआ से लेकर तिलसित तक नेपोलियन का समर्थक था। नेपोलियन की सेना फिनिसेटरी से बुकोविना तक पहुंच चुकी थी, मगर वह इस अभियान में के अनिश्चित परिणामों का विचार कर गंभीर था। काउंट सेगुर के कहे अनुसार नेपोलियन अपनी अनंतहीन सूचियों और गणना के आधार पर
भय मिश्रित आश्चर्य प्रकट करता है। मैं इतनी दूर की धरती पर युद्ध हेतु तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी लगभग 3-4 वर्ष चाहिए। किंतु युद्ध जारी रहा। नेपोलियन ने इस दौरान अपने भाई जयरोम को प्रोत्साहित करते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस सिंहासन पर खुद को केवल युद्ध में विजयी तथा यशस्वी होकर भी सुरक्षित रख सकता हूँ? मुझ जैसा साधारण व्यक्ति शासक के पद तक पहुँचा है, अतः मैं रुक नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति न चाहते हुए भी उच्च शिखर पर चढ़ने के लिए विवश होता है, क्योंकि जिस पल वह रुक जाएगा वही पल उसकी जीवन का अंतिम पल होगा। तभी नेपोलियन से रूसी कर्नल मिलने आया तो नेपोलियन ने उससे कहा, जार अभी जवान है और मुझे कुछ वर्ष जीवित रहना है, अतः एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाओं के माध्यम से मैंने यूरोप की शांति बनाए रखने की सोची थी। मेरे विचार बदले नहीं हैं। उसे मेरी इस इच्छा की सूचना देना तथा इसके साथ ही यह भी कहना कि यदि स्त्रियों के आपसी विवाद जैसे किन्हीं नगण्य विषयों पर विश्व की 2 सबसे बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैं एक बहादुर योद्धा की तरह प्रेम तथा सौहार्द का प्रस्ताव रखूंगा। मैं अपने बंकरों के बीच बैठा शांति की संभावनाओं को ढूंढने के लिए उसे अपने साथ नाश्ता करने का सुझाव देता हूँ। मुझे आशा है कि एक ध्वज के प्रश्न पर सहमत न हो सकने के कारण हम लाखों बहादुरों का रक्त नहीं बहाएंगे। युद्ध से बचने की बुद्धिमत्तापूर्ण युक्तियों से नेपोलियन की अशांति बढ़ गई थी, जबकि वह नारी सुलभ प्रकृति वाले जार के संग विशेष ढंग से छल करना चाहता था। कर्नल नेपोलियन का संदेश लेकर रूस चला गया, मगर जार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। नेपोलियन ने अपनी सेना को रूस पर हमला करने का आदेश दे दिया। उसके पास 5 लाख सैनिक थे, जिन्हें उसने 3 जगह बांट दिया था। सेना के एक भाग का नेतृत्व नेपोलियन का सौतेला बेटा एगिनी कर रहा था, दूसरे भाग उसके छोटे भाई जयरोम के नेतृत्व में था, जबकि सेना का तीसरा भाग नेपोलियन के हाथ में था। नेपोलियन का विचार पहले पोलैंड पर कब्जा करने का था। उसने अपने एक विश्वस्त अधिकारी से कहा, अभियान खत्म हो जाएगा, मैं विल्ना में प्रवेश करके लिथुआनिया को संगठित करूंगा तथा रूस के खर्च पर रहूंगा। यदि शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकी तो अगले वर्ष शत्रु के क्षेत्र पर आक्रमण करके जार को हराने तक वहां रहूंगा। जर्मनी के बंदरगाहों में नेपोलियन ने अनाज का प्रचुर मात्रा में भंडार एकत्रित किया था। वह उस अनाज को कोवानो भेजना चाहता था। उसने अपने सेना अध्यक्ष वर्दियर से पूछा, क्या कोवानो में अनेक मिलें हैं? नहीं श्रीमान, वहाँ बहुत थोड़ी मिलें हैं, सेना अध्यक्ष ने उत्तर दिया। नेपोलियन ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। उसे लगा वह उससे झूठ बोल रहा है, जबकि सेना अध्यक्ष सही कह रहा था। नेपोलियन मन ही मन चिंतित हो उठा कि इतनी बड़ी सेना के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। 1.5 लाख घोड़ों के लिए भूसा ले जाना संभव नहीं था, अतः उसने जून माह में आक्रमण करने का निश्चय किया ताकि मैदानी क्षेत्रों में हरी घास उग आए। निश्चित समय पर नेपोलियन ने पहले नदी पार की तथा फिर धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर चलता रहा। नेपोलियन के विचार से शत्रुओं की सेना 3 लाख थी, जबकि शत्रु सेना के सैनिक 1,70,000 से अधिक नहीं थे। नेपोलियन ने शत्रु सेना की संख्या का अनुमान लगाने में भारी भूल की थी। यदि उसे सही ज्ञान होता तो उसे इतनी बड़ी सेना ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और न ही भोजन की आपूर्ति की समस्या उसके सामने आती। नेपोलियन ने रूस की सीमा में अपने 40,000 सैनिक उतार दिए। उसके पीछे क्रमशः दूसरी और तीसरी टुकड़ी थी। सैन्य संचालन तथा विशाल सेना का विभाजन नेपोलियन ने बड़े ही आक्रामक ढंग से किया था। उसने योजना बनाई थी कि सेना की एक टुकड़ी तिलसित से विल्ना पर आक्रमण करेगी तथा रूसी सेना से मोर्चा लेगी, ताकि दूसरी व तीसरी सेना के आक्रमण करके शत्रु को हरा सके।
इधर रूसी सैनिक अपनी दुर्बलता से वर्जित थे। रूसी सेना का नेतृत्व दो कमांडरों के हाथों में था। दो कमांडरों में से किसी ने भी नेपोलियन की सेना का मुकाबला करने का साहस नहीं दिखाया। जैसे ही फ्रांसीसी सेना ने रूसी सेना पर हमला किया, जैसे रूसी सेना पीछे हटने लगी, नेपोलियन की नजरों में उसका शत्रु उससे भयभीत हो गया था। नेपोलियन कुछ समय के लिए विल्ना में रुका। तब उसने कहा, यदि वर्कले यह सोचता है कि मैं वोल्गा तक उसके पीछे जा रहा हूँ, तो यह उसकी भारी भूल है। हम उसका सोमेलेंस्क व द्विना नदी तक पीछा करेंगे, जहाँ तक जबरदस्त युद्ध में हमें लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष द्विना को पार करने में विनाश निश्चित है। मैं वापस विल्ना जाऊंगा, लेकिन तो युद्ध जीतने के बाद, ताकि सर्दी का मौसम वहीं पर बिता सकूं। अगले वर्ष मई माह तक हम इस मामले को निपटा देंगे। इसी दौरान नेपोलियन को समाचार मिला कि अमेरिका ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया है। इंग्लैंड में जो विपक्षी दल शांति चाहता था, अब वह अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। इस खबर से नेपोलियन खुश हुआ, क्योंकि युद्धरत होने के कारण इंग्लैंड रूस की सहायता करने नहीं आ सकता था। मगर कुछ ज्यादा ही हैरान परेशान था, क्योंकि उसे रूसी सेना का कहीं चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा था। वह बेचैन हो उठा। सेना का एक हिस्सा खराब सड़कों, गर्मी तथा तूफानी वर्षा के कारण अपने कमांडर से बिछुड़ गया था, जबकि सैन्य संचालन पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर था। विल्ना में उसे जार नहीं मिला था, वहाँ भी उसका पता नहीं था। अभी नेपोलियन इस स्थिति के बारे में विचार कर ही रहा था, तभी उसे एक बड़ा ही दुखद समाचार मिला। खाद्य वस्तु की आपूर्ति में विलंब हो गया है, क्योंकि सामान लाने वाली गाड़ियां दलदल में फंस गई हैं तथा अन्य वस्तुएं लाने वाली नावें नदी में डूब गई है। इसके अलावा 10,000 घोड़े भी मर गए हैं, क्योंकि अत्यधिक भूख लगने के कारण उन्होंने जहरीली घास खा ली थी। नेपोलियन का गुप्तचर विभाग सक्रिय था, किंतु वह भी रूसी सेना की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सका था। संयोग से रूसी सेना का एक जनरल गुप्तचरों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसे नेपोलियन के समक्ष पेश कर दिया। नेपोलियन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह जनरल पत्र ले जाने के लिए नियुक्त था। नेपोलियन ने उसके साथ दुश्मन होने पर भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। नेपोलियन ने उस जनरल बंदी के सामने शेखी बघारते हुए कहा, इस युद्ध से जार को क्या फायदा होगा? मैंने बिना गोली चलाए उसके सबसे अच्छे प्रांतों में से एक प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जबकि हम में से कोई इस बात को नहीं जानता है कि हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं। और तुम लोग कैसे सैनिक हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने विल्ना की रक्षा क्यों नहीं की? मेरे पास जार की तुलना में 3 गुनी सेना है और बहुत अधिक धन है, जिसके बल पर अभी मैं लगातार 3 वर्षों तक युद्ध कर सकता हूँ। हालांकि मेरे कुछ सैनिक शहीद हो गए हैं और कुछ हानि भी हुई है, किंतु इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा। नेपोलियन ने सफेद झूठ बोला था। रूसी जनरल ने भी झूठ का सहारा लेते हुए कहा, मॉस्को में रूसी सेना ने 5 वर्ष तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर रखी है। नेपोलियन ने गंभीरतापूर्ण स्वर में कहा, मैं हिसाब किताब वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं अरफर्ट में था, तो मेरी गणना के अनुसार मुझे तुम रूसी लोगों के साथ युद्ध करने की बजाय मित्रता करना ज्यादा उपयुक्त लगा था। यदि जार ने मेरे साथ संधि कर ली होती, तो हम अब भी अच्छे मित्र बन सकते थे। जार ने मुझसे उस समय संधि की थी जब उसका देश युद्ध करने के लिए तैयार था, और अब जबकि उसका देश शांति चाहता है, तो वह अपने देशवासियों को युद्ध की आग में झोंक रहा है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा समक्ष व्यक्ति अपने योग्य परामर्शदाताओं के होते हुए भी यह सब कर रहा है। कोई भी व्यक्ति युद्ध परिषद के माध्यम से कैसे युद्ध कर सकता है? नेपोलियन ने फिर रूसी जनरल को एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसको अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा की थकान को दूर कर देगा। जार को बताना कि मेरी 5,50,000 सेना विस्तुला को पार कर चुकी है, मगर मैं भावनाओं की अपेक्षा गणित को महत्व देने वाला व्यक्ति हूँ। यदि वह चाहे तो मैं आज भी शांति वार्ता करने को तैयार हूँ, लेकिन यदि वह मुझसे उलझेगा तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा।
मुझसे युद्ध कर उसे हानि ही होगी। रूसी जनरल प्रखर बुद्धि का व्यक्ति था। उसने नेपोलियन के झूठ को परख लिया था और परेशानी को भी। वह समझ गया था कि खुद को सहज प्रदर्शित करने वाला नेपोलियन भारी घबराहट का शिकार है। रूसी जनरल को आज़ाद कर दिया गया, किंतु नेपोलियन अपनी चिंताओं से मुक्त न हो सका, बल्कि उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। नेपोलियन वहां रूस से युद्ध करने आया था, किंतु वह युद्ध किससे करता? रूसी सेना उसके सामने आने से कतरा रही थी। रूसी जनरल को मुक्त किए हुए भी काफी समय बीत चुका था। जार ने अब तक चुप्पी साध रखी थी। न तो वह खुद नेपोलियन से मिलने आया था और न ही उसने अपना कोई दूत ही भेजा था। जार नेपोलियन से मित्रता करने के मूड में नहीं था और न ही युद्ध ही करना चाहता था। नेपोलियन की सेना को बिना युद्ध के ध्वस्त करने तथा नेपोलियन को ध्वस्त करने के लिए उसने एक चाल चली थी। उसकी सेना जिन मार्गों से होकर पीछे हट रही थी, वहां भूख मिटाने के नाम पर अन्न का एक दाना भी नहीं था। इस बात से अनभिज्ञ नेपोलियन रूसी सेना से युद्ध करने की इच्छा से आगे बढ़ता जा रहा था। संचालन करने के लिए उसके पास साधन नहीं बचे थे। उसकी सेना भूख से व्याकुल होकर अकाल मृत्यु का शिकार हो रही थी। वहाँ न रोटी थी न सब्जी, केवल जानवरों का मांस ही ऐसा साधन था जिससे नेपोलियन की सेना अपनी भूख शांत कर सकती थी। केवल मांस का सेवन करने से सैनिकों में पेचिश की बीमारी फैल गई। वे इस महामारी का शिकार होकर मरने लगे। घोड़े मकानों की छतों से लटकती घास खा खाकर भारी संख्या में मर रहे थे। सड़कों पर फ्रांसीसी सैनिकों तथा उनकी घोड़ों की लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। नेपोलियन अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, मगर रूसी सेना का कहीं अता पता नहीं था। पेचिश की महामारी ने 900 सैनिकों को निगल लिया था। अपनी सेना के साथ नेपोलियन एक गांव में पहुंचा। एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उस गांव में भंडार गृह अवश्य होंगे, परंतु अगले ही पर उसकी प्रसन्नता गहन शोक में बदल गई, क्योंकि रूसी सेना ने अपने भंडार गृहों में आग लगा दी थी। सूर्य से तपते हुए घास के मैदान में खड़ा नेपोलियन आग से जलते हुए गांव तथा वहां फैले धुएं को देख रहा था। उसके पीछे काफी दूर फ्रांसीसी सैनिकों की लाशें सड़ रही थी। अचानक अनियमित भोजन व असहनीय गर्मी के कारण उसके पेट में ऐंठन होने लगी। वह घुड़सवारी करने में असमर्थ हो गया, जिससे आगे का मीलों लंबा सफर उसे पैदल चलकर तय करना पड़ा। अपनी बीमारी को नजरअंदाज करता और अपने अधिकारियों के साथ चलता, वह एक ही विचार में उलझा था, आखिर युद्ध कहाँ होगा? रूसी सेना कहाँ है? रूसी सेना का कमांडर बर्कले उसके हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसी से जार का समाचार मिल सकता था। आखिर फ्रांस की सेना ने जनरल मुराट ने उसे पकड़ ही लिया। बर्कले को पुनः नेपोलियन के सामने लाया गया। वह बहुत भयभीत था। उसे भय था कि नेपोलियन उसे कड़ा दंड देगा, लेकिन नेपोलियन ने उसे बहुत सम्मान दिया तथा उपहार भी दिए और साथ ही जार के लिए एक पत्र देते हुए कहा, मेरा यह पत्र जार को दे देना और उससे कहना कि वह मुझसे मिलने शीघ्र ही आए। उसे समझा देना कि वह मुझसे आकर बात करे। मैं उससे युद्ध करने नहीं आया, बल्कि मित्रता करने आया हूँ। नेपोलियन का पत्र लेकर कमांडर चला गया, मगर काफी प्रतीक्षा करने के बावजूद भी जार नहीं आया। नेपोलियन अपने जनरल से कहता है, हमें अपनी सेना को एकत्रित करना चाहिए। 12 वर्ष पूर्व किया गया अभियान समाप्ति पर है। 1813 में मॉस्को तथा 1814 में सेंट पीटर्सबर्ग को जीत लूंगा। उसी दौरान नेपोलियन को समाचार मिला कि इंग्लैंड ने जार व स्पेन के साथ संधि कर ली है। इस समाचार को सुनकर नेपोलियन सतर्क हो गया। अपने विरुद्ध यूरोप में उसे एक नया गठबंधन दिखाई दे रहा था, अतः उसने तीव्र गति से मॉस्को चलने का फैसला लिया।
उसने अपने जनरलों से कहा, रूस अपने शहरों का निरंतर बलिदान नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर बड़े युद्ध के बाद ही समझौता कर सकता है। अभी तक कोई रक्तपात नहीं हुआ है। यदि मुझे पवित्र नगर मास्को तक कूच करना पड़ा तो मैं युद्ध करके विजय पालूंगा। फ्रांस की थकी हारी सेना की टुकड़ियां वहां से कूच कर गई। उधर रूसी सेनाओं ने आपस में विचार विमर्श कर नेपोलियन का प्रबल विरोध करने का फैसला किया। तत्पश्चात ही पीछे हटने की योजना बनाई। रूसी सेना के विरोध के बावजूद फ्रांस की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, किंतु रूसी सैनिकों ने उनके कब्जा करने से पहले ही शहर में आग लगा दी। भूख से विलखती फ्रांस की सेना को भूख मिटाने के लिए वहां कुछ नहीं मिला। जगह जगह राख के ढेरों ने उनका स्वागत किया। यह दृश्य देखकर नेपोलियन दहल उठा। उसे बहुत दुख हुआ, साथ ही जार पर बहुत क्रोध आया। एक बार पुनः नेपोलियन के गुप्तचर एक रूसी जनरल को पकड़कर उसके सामने लाए। नेपोलियन ने उससे कहा, तुम अपने भाई को मुख्यालय में एक पत्र लिखो कि तुम मुझसे मिले तथा मैंने तुम्हें यह पत्र लिखने को कहा है। यदि वह जार को अपनी ओर से यह सूचना देगा या फिर ड्यूक को सूचित करेगा कि मेरी प्रबल इच्छा शांति स्थापना की है, तो वास्तव में यह मेरी सेवा होगी। अगर तुम अंग्रेज होते तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता, मगर तुम एक रूसी हो। रूसियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। रूस के लिए कॉफी व चीनी सस्ते दामों पर मिलने की व्यवस्था हम करा देंगे। किंतु यदि रूस मुझे हराने की चेष्टा करेगा तो यह संभव नहीं। मुझसे युद्ध करने से पहले अपने जीतने की संभावना पर विचार करो, तब युद्ध भूमि पर आओ, अन्यथा मैं रूस की राजधानी मास्को पर कब्जा कर लूंगा। शत्रु के कब्जे में गई हुई राजधानी किसी सम्मानहीन नारी जैसी होती है। यदि जार शांति चाहता है तो निश्चित है कि कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। जार के लिए पत्र देखकर उसने बंदी को छोड़ दिया, किंतु हर बार की तरह इस बार भी जार ने नेपोलियन के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। मास्को में फ्रांस की सेना तथा रूस की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन के 70,000 सैनिक मारे गए, लेकिन विजय नेपोलियन को ही मिली। उसका मास्को पर कब्जा हो गया, किंतु इससे नेपोलियन खुश नहीं था, क्योंकि वह क्षेत्र रेगिस्तानों के मैदानों से घिरा था। वहाँ भी भोजन की सुविधा नहीं थी। नेपोलियन के लिए वहाँ रुकना असंभव था। उसने वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने की योजना बनाई। वहाँ तक पहुँचने में उसे 1.5 माह का समय लगना था। अभी वह वहाँ के नक्शों में को देख भी नहीं रहा था कि तभी वहाँ चारों ओर से आग का स्वर उभरने लगा। जब देखा तो पूरा मास्को शहर आग की लपटों से घिरा था। उसी समय नेपोलियन को एक बुरी सूचना मिली कि वह वहाँ गोला बारूद बिछा है। नेपोलियन ने बड़ी मुश्किल से मुराट और एग्नी के साथ मिलकर अपनी सेना की रक्षा की और शहर से बाहर निकल आए। अचानक रूसी सेनाओं ने फ्रांसीसी सेनाओं को घेर लिया। उन्होंने मुराट की टुकड़ी पर ऐसा जबरदस्त आक्रमण किया कि उन्हें वापस शहर की ओर भागना पड़ा। पूर्व दिशा की तरफ कूच करते समय नेपोलियन की उचित कार्यवाही करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने से उसे पश्चिम की तरफ लौटना पड़ा, क्योंकि सर्दी आरंभ हो चुकी थी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। नेपोलियन अपनी सेना के साथ स्मोलेंस्क पहुंच गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके सैनिकों की संख्या घटकर मात्र 50,000 शेष रह गई थी। स्मोलेंस्क में नेपोलियन को एक ऐसी खबर मिली जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा निजी माध्यम से पूरे फ्रांस में यह खबर फैल गई थी कि पेरिस का शासक रूसियों के साथ युद्ध में मारा गया। इस खबर ने पूरे पेरिस में हंगामा कर दिया। यह सब साजिशकर्ताओं की चाल थी। नेपोलियन के विरुद्ध यह साजिश रचने वाला कोई दूसरे नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग थे। इस साजिश में टेलीरेंड और एस्टिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पुलिस मंत्री के कब्जे में लेकर अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी थी। उन्होंने राष्ट्रीय सेना, अर्धसैन्य बल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा सेना के जनरलों को भी भ्रमित कर दिया था। उनका उद्देश्य फ्रांस का तख्ता पलट देना था।
इस खबर को पाते ही नेपोलियन तुरंत पेरिस की ओर रवाना हो गया। उसे अपने साम्राज्य, पत्नी व तथा बच्चे की चिंता होने लगी। साजिशकर्ता की चाल को विफल करने के लिए उसने शासन की लगाम पुनः संभालने का फैसला किया। 9 दिन की यात्रा के बाद वह पेरिस जा पहुंचा। पेरिस के हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। अपने शासक की मृत्यु पर विश्वास कर जनता ने गणतंत्र के बारे में पुनः संघर्ष करने का मानस बना लिया था। उसने बड़ी मुश्किल से पेरिस की स्थिति को संभाला। वह भीतर ही भीतर बहुत बेचैन था, किंतु उसने अपनी बेचैनी को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। रूस के विरुद्ध चलाए गए अभियान में फ्रांस को भारी क्षति पहुंची थी। उस क्षति की आपूर्ति के साथ साथ उसे सेना का पुनः संगठन भी करना था और करीब 5 लाख की विशाल सेना में से अब उसके पास मात्र 1500 सैनिक बचे थे। करोड़ों की हानि और विशाल सेना के पुनः गठन के प्रति नेपोलियन अति चिंतित था, किंतु अब भी उसके मन में यूरोप विजय का सपना नहीं निकला था। वह जानता था कि एक विशाल सेना के अभाव में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसे यूरोप के अन्य देशों से खतरा तो था ही, साथ ही अपने देश में भी उसके यहाँ शत्रुओं की संख्या कम नहीं थी। अतः नेपोलियन ने निश्चय किया कि कुछ ही सप्ताह में एक नई सेना का गठन करना आवश्यक है। नेपोलियन को थोड़ा बहुत सुकून था तो इस बात से कि उसने अपनी राजगद्दी बचा ली थी। नेपोलियन ने इस कटु सत्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया था कि अब यूरोप में उसका पहले जैसा दबदबा नहीं है। शत्रु उसकी कमजोरियों को भली प्रकार से पहचान चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।